नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं और पेपर एनालाइज की इसी सीरीज में हम पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं, 2022 के पेपर को। ठीक है, आज पेपर 2 में हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। पूर्व में हम प्रश्न संख्या 1 तथा 2 को भी पूरा कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक भी, तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए उनको देखिए, अन्यथा आपको इसका जो है आई बटन पर भी आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न संख्या 3। इसको प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता देती हूँ कि प्रश्न संख्या 3 पेपर 2 में मूलतः नाटकों से संबंधित होता है, अर्थात नाटकों से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जैसा कि यूपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, संस्कृत ऑप्शनल के पाठ्यक्रम में। ठीक है, अगर आपको ज्ञात नहीं है कि इसमें कौन कौन से नाटक हैं और पाठ्यक्रम से संबंधित आपको जैसे कोई भी डाउट होता है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पाठ्यक्रम की मैं बात कर रही हूँ, तो उससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पूर्व में। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसको भी जाइए और चेक कीजिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम यहाँ प्रश्न संख्या 3 की ओर, बात करते हैं इस पर कि क्या क्या प्रश्न किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। अधस्तात् निर्दिष्टानां विषयाणां समीक्षा विधेयः, यानी कि नीचे निर्दिष्ट के विषयों की समीक्षा आपको करनी है, उनके प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। ठीक है, इसी में पहला प्रश्न है, मृच्छकटिक प्रकरणे वर्णितं समाचित्रं सविस्तरं सोदाहरणं प्रतिपाद्यताम्, यानी कि मृच्छकटिक प्रकरण में वर्णित समाज का चित्र जो है विस्तार में आपको उदाहरण सहित बताना है, उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है। अब जैसा कि मैंने आपको पूर्व में नाटक का प्रारंभ करने से पूर्व बताया भी था, और पेपर 1 के प्रश्न संख्या 4 को में भी नाटकों से संबंधित बात हुई थी, तो वहां पर भी बताया था कि नाटक एक विधा है। इस प्रकार से इसके 10 विधाएं होती है, ठीक है, जिसमें से एक विधा प्रकरण है। तो प्रकरण में मूलतः 10 अंक होते हैं। ठीक है, प्रकरण एक ऐसा प्रकरण होता है जिसमें 10 अंक होते हैं, जबकि नाटकों में क्या होता है, नाटकों में 5 से लेकर के 10 तक के मध्य के अंक होते हैं। जैसे कि उत्तरामचरितम में 7 अंक है, वैसे ही अन्य अन्य नाटकों में भी है। तो इसमें प्रकरण में 10 अंक हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अब इन 10 अंकों में जो समाज का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, मृच्छकटिकम में जो भी चीजें आपको दिखती हैं, समाज से संबंधित जो भी बोध होता है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रश्न है, ये हो सकता है आपको एक जगह नहीं मिले, कुछ कुछ चीजें आपको अलग अलग अंकों से समेटनी पड़ सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि कौन से अंक में अंक को भूल जाइए इस वक्त। इसमें कौन कौन सी चीजें समाज से संबंधित शूद्रक ने कवि ने प्रस्तुत की है। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण के विषय में बताया गया है कि ब्राह्मण उस समय व्यापार करते थे। हालांकि अभी कुछ जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि ब्राह्मण व्यापार नहीं करते, मतलब कुछ चीजों में, लेकिन मृच्छकटिकम के पूरे चित्रण को हम देखते हैं, पूरे प्रकरण को हम अध्ययन करते हैं, तो उस समय ज्ञात होता है कि जब कवि ने इस नाटक की, इस कृति की रचना की, तो उसमें उस समय समाज का ऐसी दशा थी कि ब्राह्मण जो लोग थे वो भी व्यापार किया करते थे। जैसे कि चारुदत्त के पिताजी एक सुवर्ण आदि को तो मृच्छकटिकम प्रकरण का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इससे ज्ञात होता है कि उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे, वो ब्राह्मण व्यापार भी किया करते थे। जैसे कि चारुदत्त के जो पिता हैं, एक सार्थवाह थे, तो वो क्या करते थे, वो व्यापार किया करते थे। उस समय फांसी देने के लिए चांडाल लोग होते थे, फांसी देने का कार्य चांडाल लोग किया करते थे। ठीक है, वे उन्हें समाज में निम्न कोटि का दर्जा दिया जाता था, निम्न कोटि का स्थान प्राप्त होता किनको, चांडाल लोगों को। और जो उस समय जातियां थी, वो भिन्न भिन्न छोटे छोटे मोहल्लों में निवास करने लगी थी, और जातियों के नाम पर मोहल्ले के नाम पड़ने लगे थे। ठीक है,
और विवाह की प्रथा, बहु विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। पुरुष कहीं विवाह कर सकते थे समाज में। बहु विवाह प्रथा प्रचलन थी। जैसे कि चारुदत्त को देखा जाए तो उसकी एक पूर्व पत्नी पूर्व से ही, पहले से ही थी, ठीक है, जो कुलीन थी। बाद में उन्होंने वेश्या से विवाह किया, ठीक है, गणिका। तो उस समय बहु विवाह प्रथा प्रचलन में थी और पुरुष अनेक विवाह कर सकते थे। असवर्ण जाति की स्त्री से भी विवाह किया जा सकता था, जैसे कि चारुदत्त ने किया था, ठीक है, वेश्या से विवाह किया था। तो ये बात है। और वेश्याओं से विवाह किया जा सकता था। तत्कालीन समाज में रखेल भी एक प्रथा थी। रखेल की प्रथा भी प्रचलन में थी, जैसे कि बिना विवाह किए किसी स्त्री को उपपत्नी बनाकर रखा जा सकता था। पर्दे की प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इसमें चित्रित जो स्त्रियां हैं, जैसे कि गणिका हुई, वेश्या, ठीक है, और जो चारुदत्त की पूर्व पत्नी थी, इस विषय में कोई उनकी जो है पर्दा से संबंधित कोई बात नहीं है, यानी कि उस समय पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। स्त्रियां एक ओपन माइंडेड थी, इंडिपेंडेंट थी, जैसे कि गणिका। स्त्रियां स्वर्ण निर्मित आभूषण धारण करती थी, गणिका किया करती थी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आभूषणों, वस्त्रों एवं पुष्पों के द्वारा स्वयं को अलंकृत करती थी, ठीक है। और तत्कालीन समाज में क्या है, दूत क्रीड़ा की प्रथा भी प्रचलन में थी। कहीं कहीं इसमें भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक पात्र है जो दूत क्रीड़ा से संबंधित है और वो उसमें बेचारा फंस जाता है, तो चारुदत्त उसकी मदद भी करता है। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय दूत क्रीड़ा की प्रथा भी प्रचलन में थी, अर्थात धनवान जो लोग थे, धनाढ़ वर्ग के, वो जुआ खेला करते थे। और धनाढ़ से संबंधित मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि मृच्छकटिकम जो प्रकरण है, उस समय जब ये लिखा गया था तो उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि उनका आर्थिक स्तर हम देखें तो काफी उठाव हुआ देखने को मिलता है। यानी कि उस समय समृद्धता थी एक तरीके से, ठीक है। तो ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि वेश्याएं, अगर हम वेश्या को देखें, गणिका को, तो काफी समृद्ध थी, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि उनकी संपत्ति जो है कुबेर के समान थी। वेश्याएं अत्यधिक संपन्न होती थी, उनकी संपत्ति कुबेर के समान थी। उनके महल जो है राजमहल के समान होते थे और वे हाथी भी रखती थी। तो जैसा कि चतुर्थ अंक में वर्णित वसंत सेना का ग्रह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस प्रकार से आपको उदाहरण देने हैं। और मत्स्यकटिकम में चित्रित तत्कालीन समाज में आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो वो एक समृद्धशाली व्यवस्था थी। व्यापार कार्य समुन्नत था, जहाजों से समुद्र पार तक व्यापार होता था। जिस प्रकार से चतुर्थ अंक में मैत्रेयी चेटी से कहता है कि क्या तुम्हारे जहाज समुद्र में चलते हैं, तो इससे ज्ञात होता है कि जहाज चलाने और समुद्र द्वारा व्यापार करने की सुविधा थी, अर्थात व्यापार हुआ करते थे। धनिकों के यहाँ स्वर्ण राशि और स्वर्णाभूषण पाए जाते थे, ठीक है। जैसे कि चारुदत्त की पत्नी दूता की जो है सारभूत रत्नमाला, वो इसका प्रमुख उदाहरण है। और वसंत सेना के रत्न तथा आभूषण इसके प्रमाण है। बड़े लोगों के बच्चे जो है स्वर्णों से निर्मित खिलौनों से खेला करते थे, जैसा कि मृच्छकटिकम में उल्लेख मिलता है। चारुदत्त ने अनेक विहार, आराम, देवालय, तालाब और कूपों का निर्माण कराया था। लोगों के जाने आने के लिए बैलगाड़ियों के लिए बड़े बड़े राजमार्ग थे। तो ये सारी चीजें क्या होता है कि हमें उस समय के समाज में देखने को मिलती है, ठीक है। और उस समय समाज में वेश्या और गणिका, इन दोनों में कोई भेद नहीं था। जो वेश्या है उसको हम गणिका भी कहते हैं इस प्रकरण में। तो इसका मतलब है उस समय कोई भेद नहीं था दोनों में। और दासों को एक तरीके से खरीदा जाता था, ऐसा उल्लेख इसमें मिलता भी है। दासों को खरीदा जाता था और धन देकर उन्हें कोई भी मुक्त कार्य करा सकते थे। जैसे कि मदनिका वसंत सेना के यहाँ इसी प्रकार की दासी थी, जिसे शर्विलक ने मुक्त कराया था धन देकर के। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से ज्ञात होती है? ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी एक कड़ी है। अब वो कड़ी क्या है, उसी प्रकार से वो समाज का एक दृश्य प्रस्तुत करती है इसमें मृच्छकटिकम में। तो वो चीजें सिर्फ मैं मृच्छकटिकम की बात नहीं कर रही हूँ। अगर बात की जाए विज्ञान शाकुंतलम की, स्वप्नवास वदतम की, उत्तर रामचरितम के, अन्य किसी भी नाटक की, ठीक है,
ये इस प्रकार से आपको समाज का, राजनीति का, धार्मिक इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये संभावना वाले प्रश्न हैं। अभी जैसे मृच्छकटिकम का सामाजिक चित्रण वाला प्रश्न अनेकों बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो इन प्रश्नों से आपको घबराना नहीं है और इनको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी भी नहीं आनी चाहिए। मैं पूर्व में इस तरीके के प्रश्नों को संबंधित लेकर भी बात कर चुकी हूँ क्लासेस में, और कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि उस समय क्या सामाजिक और राजनीतिक दशाएं थी, वो सब बात हुई है कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी इस प्रश्न को सॉल्व करने में। जो चीजें मैंने बताई है वैसे की वैसे ही लिख दीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वप्नवास वदतस्य दाहको अभुन्ना पावक इत्युक्तिकम संयुक्तिकम विषीदयत्। यानी कि स्वप्नवास वदता से संबंधित ये प्रश्न है और ये उक्ति बड़ी प्रचलित है इसके लिए। इस नाटक के विषय में, स्वप्नवास वदतम नाटक के विषय में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि संस्कृत साहित्य के सभी नाटकों को जला दिया गया। ठीक है, सभी नाटक जल गए, किंतु स्वप्नवास वदतम जो नाटक है वही शेष रह गया। और इसकी एक प्रधान घटना जिस पर ये नाटक आधारित है, इस विषय को भी हम समझ सकते हैं कि इसमें भी एक प्रकरण हुआ है आग से संबंधित, अर्थात इसमें भी जलाने की संबंधित बात हुई थी। आग लगी तो थी और वासुदेवता को जलने की बात हुई तो थी, किंतु वासुदेवता उसमें नहीं जली थी। ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब एक कहानी थी एक तरीके से, जो कि अमात्य के द्वारा बनाई गई थी, उदयन के अमात्य के द्वारा। तो इस तरीके से ये दोनों कथाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जैसे कि नाटक को, सभी नाटकों को जलाने के उपरांत भी स्वप्न वासुदेवतम नाटक ही शेष रह गया, ये नहीं जला। और उसी प्रकार से इसके अंतर जो घटना है उसमें भी वासुदेवता से संबंधित घटना हुई है कि वासुदेवता जो जहाँ पर थी उस भवन में आग लगी तो थी, किंतु वासुदेवता जली नहीं। अंततः वह अंतिम अंक में देखने को आपको मिलती है, और जैसे वेश बदल करके वो रहती भी है पद्मावती के पास में। तो ये दोनों कथाओं इस उक्ति में कही जाती है, इस उक्ति से संबंधित है। तो यह चीज आपको एक्सप्लेन करके इस विषय पर लिखनी है। ठीक है, इसकी समीक्षा करनी है और इनको मिटा देते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतला नाटकस्य चतुर्थांकस्य विशेषत्वम उपादेयत्वम च सविस्तरम प्रतिपाद्यते। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक जो है उसकी विशेषता बतानी है कि उसकी क्या उपादेयता थी, विस्तार सहित इसका प्रतिपादन करना है। देखिए, चतुर्थ अंकों को जब हम देखते हैं, वैसे तो ये चतुर्थ अंक बहुत ज्यादा विशेष है इसमें, क्योंकि पूरा जो नाटक का नामकरण है, पूरी जो घटना है, वो चतुर्थ अंक पर ही आधारित है। अब क्या होता है, जो पूरी सीरीज है, जैसे कि अंक 1, अंक 2, अंक 3, अंक 4, अंक 5, इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो अंक 3 में, यानी कि तीसरे अंक में, ये दृश्य दिखाया गया है महाकवि कालिदास द्वारा कि तीसरे अंक में इसका दुष्यंत का और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और गांधर्व विवाह कर लेते हैं। तो अब चतुर्थ अंक में ये होता है कि दोनों को गांधर्व विवाह हो चुका है और जो शकुंतला है वो प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट है मतलब कि अब वो गर्भवती हो गई हैं वो। तो उस समय क्या होता है, चतुर्थ अंक में, जो कि उनके पिता काश्यप हैं, वो सोम तीर्थ से आ जाते हैं अग्निशाला में। जैसे वो प्रवेश करते हैं तो एक वो होती है, आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी के माध्यम से उनको ज्ञात होता है कि अब जो है शकुंतला का विवाह हो चुका है दुष्यंत के साथ में, और शकुंतला गर्भवती है। तो अब जैसे काश्यप को ये सब चीजें ज्ञात होती है, तो वो शकुंतला की विदाई करने की तैयारी करने लगते हैं। ठीक है, जब सभी तैयारी करने लगते हैं तो इसी बीच में प्राकृतिक दृश्य भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि वहां के वृक्षों से संबंधित वो, कोई उसको रेशमी वस्त्र प्रदान करता है, कोई महावर देता है, तो कोई आभूषण देता है। प्रकृति का सौंदर्य भी दिखाया गया है एक तरीके से इसमें, सारा सब कुछ। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है चतुर्थ अंक में। इसके अलावा भी अब चतुर्थ अंक में क्या होता है कि जब उसकी विदाई की जाती है, उसके पूर्व की एक घटना और है, वो है उसके श्राद्ध से संबंधित। जब शकुंतला
अपने पति के विषय में सोच रही होती है बैठी हुई, और उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है आश्रम में। तो दुर्वासा ऋषि के काफी कहने के बाद भी या आवाजें लगाने के बाद भी शकुंतला चूंकि दुष्यंत का ध्यान कर रही है, वो नहीं सुनती है और उचित उनका जो है वेलकम नहीं करती है, स्वागत नहीं करती है, आदर सत्कार नहीं करती है। इससे वो क्रोधित हो जाते हैं और उसको श्राप दे देते हैं। और उनके आगमन के विषय में उन्होंने उसको ज्ञात नहीं हुआ और उचित संस्कार नहीं किया, उसका आदर सत्कार नहीं किया। तो इससे वो दुर्वासा ऋषि उनको शाप देते हैं कि जिसका तू अभी ध्यान कर रही है वो ओ, तुझे बताने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से प्रियंवदा वहां पर आती है और शकुंतला की जो सखी है प्रियंवदा दुर्वासा से प्रार्थना करती है, इस पर राजा को कोई अभिज्ञान दिखाने पर इस शाप का कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा उसको वो कहते हैं दुर्वासा ऋषि। तो इस प्रकार से ये जो विस्कंबक की ये घटना हुई, इसके कारण ही नाटक का नाम पूरा क्या रखा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये इस नाटक की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि भाई नाटक जो है विज्ञान शाकुंतलम, इसको विज्ञान शाकुंतलम ही क्यों नाम नाटक का नाम रखा गया है। तो ये सब घटना को आपको एक आधार बना करके वहां पर अपना आंसर प्रस्तुत करना होगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आगे ध्यान रखना है आपको। तो ये घटना हुई, इसलिए इसका नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा। और उधर भी कर्ण आ गए तीर्थ से, तो वो भी उनको भी ज्ञात हुआ कि शकुंतला गर्भवती है, उनके जाने की तैयारी होती है, पति गृह भेजने की व्यवस्था होती है। विदाई का दृश्य बड़ा ही हृदय स्पर्शी है, जहाँ पर प्रकृति का अत्यधिक ही सौंदर्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जुगाली करते हुए हिरण के विषय में बताया गया है। मयूर का नृत्य जो कि वो छोड़ देता है, वो भी क्योंकि क्या है, उसके जाने से दुखी है, आहत है शकुंतला के ससुराल जाने से। पीले पत्ते गिराने से वृक्ष जो है बाहर मतलब लताएं मानो आंसू बहाती है, ऐसा ज्ञात होता है। और ये सारी चीजें आपको प्राकृतिक दृश्य जो भी हैं ये बताने हैं। इस तरीके से चतुर्थ अंक में जो घटनाएं हुई है विशेष रूप से उनको बताना है। तो ये सारी चीजें आपको बताने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, पूरी स्टोरी आपको बताई गई है। और क्यों ये है ऐसा विज्ञान शाकुंतलम में, वैसे तो ये लिया तो गया है महाभारत से ही, किंतु इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं कवि द्वारा, कवि कालिदास जी द्वारा, वो एक अच्छे ढंग से किए गए हैं और इसको एक तरीके से उन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से गढ़ दिया है। तो जो परिवर्तन क्यों किए गए हैं उनका कारण भी आपको मैंने बताया है, और उससे संबंधित प्रश्न भी चूंकि पूछा जाता है, तो ये सब चीजें आपको मैंने एक प्रश्न के अंतर्गत ही इर्द गिर्द जो भी बनते हैं वो आपको यहाँ पर भी डिस्कस कर दिए हैं, वैसे ही मैंने क्लास में भी आपको बताया है। तो यहीं पर अभी हम विराम देते हैं अपनी वाणी को। आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, कोई संबंधित परेशानी आती है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, यही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।